हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट 8, 7 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। पार्ट 8वां। आइए चलिए देखा जाए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं वह कैसे होते हैं और क्या होता है। ओके, लेकिन उसके पहले एक थ्योरी, हाइट ऑफ एंटीना। राइट द हेडिंग, हाइट ऑफ एंटीना। कहीं पर भी एंटीना की हाइट क्या होती है तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। एंटीना की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या होती है एंटीना का काम, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, पीछे बहुत ही गजब का सब कुछ बेटा पढ़ चुके हैं हम लोग। तो आप वहाँ तक, आप मुझे पक्का यकीन है कि आपका यहाँ तक तैयार हो गया होगा। P100 फिजिक्स और मैं SDP सर, जहाँ तक हो चुका है ठीक उसके आगे। हाइट ऑफ एंटीना, व्हाट डू यू मीन बाय द हाइट ऑफ एंटीना? तो देयरफॉर ओके, हाइट ऑफ एंटीना, तो चलो बेटा H इक्वल टू d² अपॉन 2RE। तो दिस इज द फार्मूला टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ एंटीना। अब यह D क्या है, D क्या है इस इक्वेशन में, और RE क्या है। तो इसका प्रूफ आपके लिए जरूरी नहीं बेटा। इस इक्वेशन का प्रूफ ना आपको नीट दे रहे हो या IIT दे रहे हो या अपना बोर्ड देने जा रहे हो, तो इस इक्वेशन, इसका प्रूफ की कोई जरूरत नहीं बेटा। इसको हाइट अवश्य फार्मूला आपको जानना है कि हाइट ऑफ एंटीना क्या है। ठीक, चलिए जैसे सपोज करिए कि यह एंटीना है, यह एंटीना है। ओके बेटा, ये एंटीना है। तो यहाँ से जब यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब स्पेस में रिलीज हो रही है, जानते बेटा कि सभी दिशाओं में रिलीज हो रही है ना, सभी दिशाओं में वेव रिलीज हो रही है, सभी दिशाओं में वेव रिलीज हो रही है। तो जैसे यह ट्रांसमीटर है, तो ट्रांसमीटर के एंटीना से ही वेव रिलीज होती है। मैं आपको पीछे सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, कैसे होती है, क्या होता है। ठीक है, एंटीना हम लोग के घर पे जो लगा होता है वो फोल्डिंग उसमें क्या होती है, वह विशेष शेप का ही क्यों बना होता है। तो मैं अभी जस्ट लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो बातें डिस्कस हो चुकी हैं फिर मैं बेटा यहाँ रिवाइज नहीं करना चाहता, पीछे वीडियो में आप ज़रूर जाके देख लें। हाँ, अब हम यहाँ से जो चीज़ें हम लोग और देखनी है और आगे हम चलते बेटा। तो ये सभी दिशाओं में वेव यहाँ से रिलीज हो रही है, सभी दिशाओं में वेव जा रही है। इसका प्रोपेगेशन कैसे होता है तो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि ग्राउंड वेव का क्या रोल होता है, ग्राउंड वेव क्या होती है, स्पेस वेव क्या होती है, स्काई वेव क्या होती है। क्लियर? तो अभी मैं उसी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आते हुए हैं, तो मैं मैक्सिमम उसमें से क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव लेने जा रहा हूँ, क्योंकि 100% थ्योरी वेल हम लोग फिनिश कर चुके हैं। तो अभी मैं क्वेश्चंस लेकर के उसकी प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ आपको। लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, तो इस न्यूमेरिकल को पहले हम लोग सॉल्व कर लें। क्या है यहाँ पर बेटा, हाइट ऑफ एंटीना, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ एंटीना, मीन्स कि एंटीना की जो हाइट होती है ना, एंटीना की जो हाइट होती है वो क्या होती है, कैसे होती है, कितनी होती है, क्या करता है। यह देख रहे हैं हम लोग यह कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D², साफ दिख रहा है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D²। सवाल यह है कि D है क्या। तो जहाँ तक, तो चूंकि हाइट ऑफ एंटीना, सवाल अब यह है कि यह किसके लिए है, हाइट ऑफ एंटीना जो होगी तो वह किसके लिए है। क्या यह ग्राउंड वेव के लिए है, क्या यह स्काई वेव के लिए है। मीन्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ द हाइट ऑफ एंटीना इज फॉर क्या। आइए तो मान लीजिए यदि आपसे मैं क्वेश्चन कर दूं यहीं पर कि हाइट, राइट द क्वेश्चन नंबर 1। कैसे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे उनकी प्रैक्टिस। तो हाइट ऑफ एंटीना, राइट द क्वेश्चन, हाइट ऑफ एंटीना, हाइट ऑफ एंटीना इज important for number 1 ground wave, number 2 sky wave, number 3 space wave,
नंबर 4 ऑल। मारिए निशान किसी एक पर, किसी एक पर निशान मारिए कि हाइट ऑफ एंटीना इज इंपॉर्टेंट फॉर, जो अच्छा लगे उस पर निशान मारिए फटाफट। हाँ, किसी एक पर लगाइए जो अच्छा लगे आपको। जानते ही हैं अच्छा लगने का मीन्स कि यदि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही तैयार है, बहुत ही अच्छा है, जस्ट पीछे वाला लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्ट 7, तो यदि आपका अच्छी तरह से तैयार है, आपने ध्यान से सारी बातों को सुना है अच्छी तरह से, तुरंत मार देंगे निशान। और यदि भगा हुआ करके इधर उधर पड़े होंगे, ठीक से नहीं पड़े होंगे, तब नहीं कर पाएंगे। चलिए मारिए, अपना अपना मारिए सभी लोग, मैं देख रहा हूँ सबका। मारिए सभी। किस पे मारे भाई? ऑल पे मार दें? क्यों ऑल पे मार दें सब? इस पे नहीं, तब किस पे मारे? इस पर। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कि इस पर, कि इस पर, इसी पर। चलो भाई, हम भी इसी पे मारते हैं। आपका भी यही सही है तो मेरा भी यही सही है। ग्राउंड वेव, ओके, ग्राउंड वेव। तो ग्राउंड वेव के लिए एंटीना का रोल ऑफ द एंटीना इज ओनली फॉर द ग्राउंड वेव। बाकी वेव के लिए क्या होता है? तो बाकी वेव के लिए ट्रांसमीटर या ट्रांसमीटर का काम करता है। एंटीना ट्रांसमीटर का काम, एंटीना तो ट्रांसमीटर के लिए काम करता है, ट्रांसमीटर का काम करता है, ये सबके लिए करता है। लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ द हाइट पूछ रहा है। हाइट ऑफ एंटीना इज इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द हाइट ऑफ द एंटीना इज ओनली फॉर द ग्राउंड वेव। व्हाई इट इज सो? बिकॉज द population which are observing or watching the TV broadcasting or listening the broadcasting, that only depends on the height of the antenna. Okay, means कि जो हाइट ऑफ एंटीना होती है, तो जब किसी शहर में एंटीना लगा होता है, कहीं पर भी कोई भी एंटीना, शहर है, देहात है, गांव है, कहीं पर भी एंटीना लगा हुआ, ब्रॉडकास्टिंग टीवी सेंटर लगा हुआ, टीवी सेंटर का एंटीना लगा हुआ है, तो उसके चारों तरफ वह डिस्टेंस जो ब्रॉडकास्टिंग देख रहा होता है, तो वह एरिया, कितने लोग देख रहे हैं, वह एरिया केवल और केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि हाइट एंटीना का कितना है। लेकिन आप जानते हैं कि एंटीना की हाइट हम बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते। क्यों? उसकी एक लिमिट है। हाइट बढ़ाते जाएंगे तो उसके गिरने की चांस, स्टार्म, थंडर ना, और लाइटिंग, थंडरिंग, लाइटिंग के कारण वह डैमेज होने का डर होता है। इस वजह से हम बहुत अधिक उसकी हाइट को नहीं बढ़ा सकते। तो देयर इज ए लिमिट। एंटीना की हाइट हम बहुत देखे होंगे, दूरदर्शन केंद्र वगैरह पर देखे, बहुत ऊंचा सा एंटीना लगा होता है। अब जैसा देखिए यहाँ पर, तो जैसे हाइट ऑफ एंटीना h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, यानी कि यदि भी कहा जाए कि एंटीना की हाइट को हम 2 गुना बढ़ा दें, यदि एंटीना की हाइट को हम 2 गुना बढ़ा दें, तो देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस जो लाभान्वित हो रहे हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि वो डिस्टेंस 4 गुना हो जा रही है, 4 टाइम्स हो जा रही है, h प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। यदि मैं इसे करूँ 2 गुना, मीन्स ऐसे समझिए कि h1 अपॉन h2 बराबर d1 स्क्वायर अपॉन d2 स्क्वायर। ओके, तो यदि मैं हाइट की एंटीना की हाइट को 2 गुना कर दूं, तो जो रेडियस है, यानी कि जहां तक लोग देख रहे हैं, जो रेडियस है, वह 4 गुना हो जा रही है। क्लियर? फर्स्ट क्लास P100 फिजिक्स। हाँ बेटा, एक एक चीज़ें क्या, क्यों, कैसे अच्छी तरह से समझने की सब कुछ जरूरत है बेटा। क्लियर? ये फार्मूला वो तैयार हो गया। आइए अगला पॉइंट। तो इसका मतलब यह हुआ कि डी क्या रहा, तो साफ क्लियर हो गया बेटा कि व्हाट इज डी। तो डी इज द डिस्टेंस अप टू विच ब्रॉडकास्टिंग कैन बी रिसीव। यानी कि जहां तक ब्रॉडकास्टिंग रिसीव हो रही है बेटा, वो डिस्टेंस है डी। आर ई क्या है? तो आर ई इज द, और लिखिएगा आर ई क्या बेटा,
तो रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ RE हो गया, क्लियर हो गया यहां तक? ओके, कम ऑन। नाउ द क्वेश्चन कि अब सवाल ये रहा कि इसका आंसर क्या बेटा, तो इसका आंसर ग्राउंड वेव रहा। ठीक, आंसर इज द ग्राउंड वेव। सवाल है क्यों ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव क्यों नहीं? स्काई वेव और स्पेस वेव क्यों नहीं? तो स्काई वेव के लिए भी एंटीना चाहिए, स्पेस वेव के लिए भी एंटीना चाहिए। किस पर्पस के लिए? ओनली फॉर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल, द प्रोग्राम, द ब्रॉडकास्टिंग। क्लियर? हाँ, तो अब ग्राउंड वेव होता क्या था? तो जस्ट अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि ग्राउंड वेव होता क्या था बेटा। तो ग्राउंड वेव वह जो सीधे ट्रांसमीटर के एंटीना से प्रोग्राम रिलीज हो रहा है, यानी कि जो भी संगीत है, म्यूजिक है, टीवी का प्रोग्राम है, वह रिलीज हो रहा है और आपके घर पर लगा हुआ एंटीना डायरेक्ट उसको कैच कर रहा है। कहीं पर भी किसी भी रिफ्लेक्शंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं, जो डायरेक्ट होता एंटीना टू एंटीना, दैट इज द ग्राउंड वेव। उसको क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज द ग्राउंड वेव, उसी को ग्राउंड वेव कहते हैं। तो अब एंटीना बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो अब यदि इस एंटीना को बढ़ा दिया जाए बेटा, इस एंटीना को बढ़ा देना, तो यह प्रोग्राम जहाँ तक, मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ से यस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जहाँ तक प्रोग्राम सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, रिसीव किया जाता है, सपोज करिए कि ये डिस्टेंस ना, ये डिस्टेंस D है। अब ये डिस्टेंस चारों तरफ होगा ना, इधर भी होगा ना, चारों तरफ ना होगा, प्रोग्राम चारों तरफ हो रहा है ना, तो चारों तरफ यानी कि D रेडियस की एक सर्किल बन जाएगी। बोलिए भाई, बनेगी कि नहीं बनेगी? D रेडियस की बेटा एक सर्किल बन जाएगी। ओके, अब RE रेडियस ऑफ द अर्थ, RE रेडियस ऑफ द अर्थ यानी कि कर्वेचर रेडियस ऑफ द अर्थ। क्लियर? चलो बेटा, तो ये D हो गया। तो अब ये एंटीना की हाइट को यदि बढ़ाएंगे तो ये D डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। हाइट बढ़ाया, डिस्टेंस बेटा बढ़ जाएगा। इधर हाइट बढ़ा दिया, डिस्टेंस अभी यहाँ तक था, अब डिस्टेंस यहाँ तक हो जाएगा ना, अब डिस्टेंस यहाँ तक हो जाएगा। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द हाइट ऑफ द एंटीना। क्लियर? न्यूमेरिकल बेटा, अब इस पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आएगा। यहाँ पे क्लियर होगा बेटा, ये व्हाट इज द हाइट एंड फॉर विच पर्पस इज दिस हाइट यूजेज। तो चलो बेटा, ग्राउंड वेव के लिए हम यूज करते हैं, हाइट बढ़ाएंगे तो यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D²। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिया जाए। एंटीना रिसीवर में भी बेटा एंटीना होता है, और रिसीवर में भी एंटीना होता है, और ट्रांसमीटर में भी, दोनों में भी एंटीना होते हैं। लेकिन एंटीना की हाइट की बात जब करते हैं हम, तो हाइट ऑफ द एंटीना इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन। चलो बेटा, और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि राइट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, height of antenna is 6400 meter. Height of antenna 6400 meter. Population density is 5000 per किलोमीटर स्क्वायर। 50,000 पर किलोमीटर स्क्वायर।
पर किलोमीटर स्क्वायर, हाउ मेनी पॉपुलेशन can receive broadcasting. Yeah, solve this question. कह रहा है कि हाइट ऑफ द एंटीना 6400 मीटर, पॉपुलेशन डेंसिटी इज 50,000 पर किलोमीटर स्क्वायर, हाउ मेनी पॉपुलेशन कैन रिसीव ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि कितने लोग इस ब्रॉडकास्टिंग को देख रहे होंगे। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, न्यूमेरिकल वैल्यूज दी रही होंगी। ओके, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। हाँ, सॉल्व करो बेटा, अपना अपना सॉल्व करिए सभी लोग। हाँ, मारिए से जल्दी फटाफट। हो गया? चले, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, अपना आंसर मिलाइए। सपोज करिए कि यह एंटीना ये एंटीना है, यहाँ से चारों तरफ वो एरिया ग्राउंड पर वह एरिया जो इस सिग्नल को रिसीव कर रहा है, वह एरिया क्या है बेटा? तो सपोज किया जाए कि यह इतनी एरिया सिग्नल को रिसीव करती है। सेंटर से यदि हम डिस्टेंस लें तो ये डी होगा बेटा, हर तरफ डी ही होगा ना, समझ रहे ना? तो ये डी होगा, हर तरफ डी होगा, सब डी है। डी, तो व्हाट इज द डी? तो यू नो वेल दैट सिंस व्हाट इज सॉल्व माइंड हियर, एच इक्वल टू डी स्क्वायर अपन 2 ही हुआ था बेटा। फार्मूला अभी देखे हैं हम लोग कि हाइट क्या होती है, एच डी स्क्वायर ले लिया जाए बेटा। डी स्क्वायर की यदि वैल्यू निकाला जाए तो कितना आएगा, 2HRE आएगा ना बेटा। डी स्क्वायर का मान 2 एच, हाइट तो दिया ही है तो बेटा, हाइट तो दिया ही, देखिए यहाँ पर हाइट 6400 मीटर है बेटा। इसको किलोमीटर में चेंज कर दें तो 1 2 3 6.4 किलोमीटर, तो 6.4 किलोमीटर। अब कहोगे बेटा कि क्यों किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं? तो इसलिए कर रहा हूँ बेटा किलोमीटर में चेंज, क्योंकि हमको जो डेंसिटी दी गई है, पॉपुलेशन जो दिया गया, उसकी जो घनत्व दिया गया पॉपुलेशन का, वह किस में दिया गया है, किलोमीटर स्क्वायर में दिया गया है ना बेटा। तो ये किलोमीटर चूँकि स्क्वायर में 50,000 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 50,000 पॉपुलेशन रहती है, ये दिया गया क्वेश्चन में। 50,000 50,000 पर किलोमीटर स्क्वायर मीन्स कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, एरिया ना बेटा किलोमीटर स्क्वायर, तो एरिया में 50,000 लोग रहते हैं। इसी बेस पे हम लोग को अपना आंसर देना है। चलो बेटा, तो कितना हो जाएगा, तो 2 × 6.4 किलोमीटर हो गया बेटा। ये समान RE, जानते बेटा कि RE पृथ्वी की जो रेडियस है, त्रिज्या है, तो इसको 6400 किलोमीटर याद रखें। कितना जो दिया रहेगा, यदि कोई वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि कभी कभी 6300 समथिंग ना 63,000 समथिंग दिया रहता है। यदि आपको अपने पास से लेना है तो आप 6400 ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो 6400 किलोमीटर है बेटा ना, ये रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ यदि आपको लेना होगा तो 6400 किलोमीटर लेंगे। तो अब यहाँ पे आज ये आर का मान रख दिया जाए, 6400 किलोमीटर। तो सब कुछ किलोमीटर में है। चलिए अब डी स्क्वायर की, पहले तो डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए। अच्छा, अब चलिए अभी रहने दिया जाए, यहीं पर ऐसे रहने दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, अब इसके बाद क्या करना होगा, अब हमको एरिया निकालना होगा। तो जानते बेटा कि ये जो देख रहे हो ना, यह जो सिटी है, जहाँ तक यहाँ रिलीज हो रहा है, जब सिग्नल एंटीना से रिलीज हुआ तो यह इतने दूर में जा रहा है, इतने दूर में जा रहा है। तो ज़मीन पर, ग्राउंड पर जहाँ तक गया, मान लीजिए इधर गया डी, इधर भी डी, इधर भी डी, इधर भी डी, पूरा डी डिस्टेंस में जा रहा है ना। तो अर्थ के सरफेस पर, यानी पृथ्वी पर, अर्थ पर, जमीन पर क्या बना रहा है, वह एक डिस्क नहीं बन रहा है, देखो ना, एक सर्किल बनेगा कि नहीं बनेगा, बना, देखिए ये पूरा एरिया, पूरी एरिया बने ना, एक सर्किल बन रहा है।
और सर्किल के एरिया क्या होते हैं बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो क्या बना बेटा, एरिया बराबर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, और हमारा आर किसके बराबर है, डी के। एरिया क्या होती है बेटा, पाई आर स्क्वायर होती है। तो पाई और आर स्क्वायर मीन डी स्क्वायर, यानी इसमें किसे मल्टीप्लाई कर दूं, डी स्क्वायर का मान तो लोग निकाले ही हैं, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें। देखिए तो बराबर कितना हो गया, पाई से मल्टीप्लाई कर दो। चलो बेटा, तो एरिया कितनी आ गई, पाई डी स्क्वायर मीन्स, हाँ बेटा बोलो डी स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, ये चलिए भी लिख देता हूँ, बाद में मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये कर ही दिया जाए। तो 128 हो गया बेटा, पाई गुड़े 128, 6/4 गुड़े 2 ना, तो ये हो जाएगा 8 हो गया, 12 हो गया, 12.8 हो गया, इंटू 6400, तो 6400। ओके, तो दिस इज द एरिया नंबर 1 आया बेटा। तो दिस इज द एरिया, ओके, दिस इज द एरिया कितना आया, 12.8 इंटू 6400 इंटू पाई, तो एरिया आया। अब बात रहे कि हाउ मच पॉपुलेशन इज रिसीविंग द सिग्नल। तो चलिए अब इस डायग्राम को हटा दो बेटा, अभी इसकी तो जरूरत है नहीं हम लोगों को। चलिए डायग्राम को हटा दूं, हाँ अब और आगे चले, और आगे देखा जाए बेटा, अब पॉपुलेशन बराबर कितना हो गया ना, पॉपुलेशन बराबर कितना हो गया, तो एरिया ए इंटू डेंसिटी, तो पॉपुलेशन बराबर एरिया का मान हम निकाले हुए हैं, एरिया का मान बेटा निकाले हुए हैं, कितना जाएगा हम लोगों का ये, चलो तो पाई इंटू 12.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻3। देखो बेटा यहाँ पे देख लीजिए, पाई 12.8 और 1 2 3 6.4 कर दिया, 10 पर 3 लगा दिया ना, 10⁻3 कर दिया, ओके, इंटू पॉपुलेशन डेंसिटी, तो 5 इंटू 10⁻4 इंटू 5 इंटू 10⁻4, तो बराबर कितना हुआ, चलिए तो पाई इंटू 12.8 इंटू 6.4 इंटू 5 इंटू 10⁻7। नाउ सॉल्विंग दिस, चल बेटा अब इसको सॉल्व कर दिया जाए, तो आ जाएगा, हम लोग को यहाँ कर देता बेटा, आ जाओ, 10⁻7 हो गया ना। चलो तो 5 से पहले मैं इसे में मल्टीप्लाई कर दूँ, थोड़ा छोटा कर दिया जाए, पाई इंटू 12.8 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 हो गया, 32 32 इंटू 10⁻7, ओके, हाँ अब आ जाओ बेटा, और आगे जो बचा हुआ है तो 12.8 और 32, हाँ बेटा मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 16, 1 2 बेटा, 3 और 24 को 4 हो गया, 2 6 9 4 ना, तो 12.8 था ना, तो आ गया 409.6, कितना आया बेटा, 406 9 10 4 409.6, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो 409.6 पाई इंटू 10⁻7, ये हुआ बेटा, ओके। अभी और छोटा कर दिया जाए, चलिए तो अभी मैं और छोटा करूँगा, हाँ यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं आगे तब करूँ, और मल्टीप्लाई करना होगा,
चलिए चलो बेटा कैलकुलेशन नोट करिए, समझिए, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छी तरह से आप बैठा लें दिमाग में, मैं कैसे कर रहा हूँ। बेटा हटा दें, डेंसिटी दिया हुआ है ऐसा हटा देते हैं। हो गया, चलिए बेटा और आगे देखते हैं। हाँ अब क्या बचा हुआ, अब हम लोग का पाई, तो पाई से वो भी ले लेते हैं। आइए और पूरा सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको। तो 409 और पाई मीन्स 3.14, थोड़ा कैलकुलेशन है। हाँ बेटा तो थोड़ा कैलकुलेशन आइए ले लीजिए। हाँ यहाँ बेटा 3 × 6 18 को 8 हो गया, 1 हो गया, 3 28 को 8 2 2 4 और 9 13 13 हो गया, और 8 21 2 हाँ बेटा एक बार चेक कर लीजिए। हाँ बेटा चेक कर लो बेटा, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा चलो सब सही है। तो ये 4 हो गया, और 8 और 6 यहाँ पे 14 और 14 का 4 हो गया 1 और 4 और 9 13 13 और 8 21 का 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 2 और 6 8 8 और 8 16 6 हो गया, और 1 1 2 2 4 6 6 2 8 हो गया 2। ओके तो दिस वाज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हाँ अब आप ध्यान दीजिए कि एग्जाम में आएगा तो ये गुणा भाग ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना होगा। करना तो आपको है ना, एग्जाम तो आपको देना है ना। तो फास्ट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करिए मेरे साथ ही जल्दी जल्दी, ठीक है ना। चलिए ओके कम ऑन द पॉइंट। तो अब हुआ क्या बेटा, तो अब यहाँ पर क्या था, चलो तो यहाँ पे था ये पाई से वैल्यू रखा हम लोगों ने और इनटू किया 10 to the power 7, तो into 10 to the power 7, तो दिस वाज द फाइनल आंसर। तो देयरफॉर द आंसर पॉपुलेशन, तो देयरफॉर द पॉपुलेशन इक्वल टू फाइनल आंसर कितना आया बेटा, तो फाइनल आंसर आया क्या, पॉपुलेशन यहाँ पे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा कि अप्रॉक्स वैल्यू यदि ले लिया जाए तो चलिए इतना ही लेते हैं, तो 1286.144 था। इतने लोग, इतना पॉपुलेशन है बेटा। 10/7 का मतलब कितना हो गया जानते हो, 10 पावर से हो गया मतलब करोड़ हो गया। तो 1286 करोड़, 1286 करोड़ ना, और इतने लाख, देखो बेटा 1286 करोड़ 1.444 करोगे, तो चूंकि 0.4
0.144 करोड़ ना, तो 100 से तभी आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो पॉइंट है ना, तो करोड़ का जब 2 जीरो ले लो, 2 जीरो ले लीजिए करोड़ का, तो 2 जीरो से जब करोगे तो ये 2 स्थान इधर चला जाएगा, तो जब 2 स्थान इधर चला जाएगा इसका मतलब कि 10⁻⁷ की बजाय 10⁻⁵ बन जाएगा, यानी कि 14 लाख हो गया कि नहीं हो गया बेटा, 14 लाख हो जाएगा। चलो फिलहाल तो अब इसका वैल्यू कितने बेटा, तो 1286 करोड़ 0.144 गुणे 10⁻⁷ करोड़ लोग ना, 10⁻⁷ कहोगे तो करोड़ नहीं बोलोगे, तो इंटू 10⁻⁷ लोग इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को देखते हैं, रिसीव करते हैं। दैट इज आंसर। आ जाओ अब चलते हैं यहाँ से आगे। ओके, एंटीना पर क्वेश्चंस कैसे आएगा बेटा, तो ये था प्रोसेस, ये था आइडिया कि यहाँ से जो न्यूमेरिकल बनेगा वो कैसा आएगा। अब चलिए अगला पॉइंट। हाँ नेक्स्ट पॉइंट चले तो अब हम लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस और आप उनका आंसर बताते जाइएगा। क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बेटा, क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव contains electric and magnetic vectors. Electric and magnetic vectors. This wave produces by क्या, नंबर 1 ऑप्शन ए चार्ज इन रेस्ट, मारिए आंसर जल्दी जल्दी, चार्ज इन रेस्ट। नंबर बी चार्ज इन मोशन। नंबर सी चार्ज इन accelerated motion. Number D all the above. All the above, मारी जल्दी फटाफट, which one is correct? Which one is correct? हाँ जो अच्छा लगे मार दीजिए, फटाफट मारिए। किस पे मार दिया जाए भाई, लगा दिए अपना निशान। हाँ हमारे बताने के पहले कहीं पर निशान लगा दीजिए अपना। किस पे लगाए हो, चार्ज इन रेस्ट नहीं बेटा, चार्ज इन रेस्ट में जब रहता है तो यह तो केवल ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली होता है ना, याद करो सब कुछ, ये नहीं हो सकता। चलो फिर आगे बोलिए, क्या 2 नंबर संभव है, चार्ज इन मोशन संभव है कि नहीं? हाँ बोल दो, मार दो आंसर नहीं यहीं पर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी तो होती है, 2 फील्ड तो होती है। हाँ बोलो, चार्ज इन मोशन, तो जब चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों तो होती है, तो मार दे, इसी पर हिसाब मार दें, चार्ज इन मोशन। तब क्या दिक्कत आएगी, है तो दोनों, है तो दोनों। हाँ पक्का बात है भाई कि दोनों है, बट नॉट एनर्जी इन रेडिएशन। 2 फील्ड तो होंगे लेकिन यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जिस तरह से एनर्जी रिलीज होती है वह एनर्जी का प्रोपेगेशन नहीं हो रहा होगा इसमें, तो क्या ये नहीं हुआ? नहीं, पक्का नहीं होगा ये। तब कौन सा होगा, चार्ज इन एक्सीलरेटेड मोशन। यस, यही सही है बेटा, यही सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एक्सीलरेटेड मोशन होगा देखिएगा तो 3 चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और एनर्जी का प्रोपेगेशन भी होगा, मीन्स रेडिएशन होगा भी होगा, रेडिएटेड एनर्जी भी होगा बेटा
ना, तो यानी कि किस पे निशान मारना था हमको, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल द एबव रॉन्ग। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव, अगला क्वेश्चन, द वेव which required ionospheric layer for its propagation, the wave which required ionospheric layer for its propagation. Option A, ground wave. Option B, sky wave. Option C, space wave. Option D, all. हाँ, आंसर मार दे। हमारी आंसर मारिए फटाफट अपना, जो अच्छा लगे मारिए फटाफट। हो गया, किसे मार दिए? ग्राउंड वेव, ये तो एंटीना टू एंटीना। स्काई वेव, यस स्काई वेव, यही तो स्काई वेव है ना। अभी जस्ट लास्ट लेक्चर स्काई वेव ही तो थी जो आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट हो रही थी, जहाँ पर स्किप डिस्टेंस बताया था कि क्या होती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। हाँ, हमारे सॉल्व करने के बेटा हमारे आंसर देने पहले आपका आंसर लग जाना चाहिए। यदि आप मन से पढ़े हुए हैं, सब कुछ पीछे से पढ़ते आ रहे हैं रेगुलर, तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी आंसर देने में। ठीक, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव contains E and B. Okay, option A, both. Both are in same direction and phase difference is 90 डिग्री। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। Both are perpendicular to each other and phase difference is 90 degree. Third option, both are in opposite direction in same phase. In same phase. And number D option, both are
बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन सेम फेज। चारों में से कोई एक सही है, चारों में से कोई एक सही बेटा, जो सही उस पर मारिए आंसर मारिए जल्दी फटाफट। हाँ, चारों में से कोई एक सही है, मार दिया निशान, कोई एक ही सही है चारों में से, मारिए। किस पे लगा दिए, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला? जल्दी करो जल्दी करो, हो गया? तो किस पे मार दिया जाए? इस पे। चलो भाई, यही है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ना पीछे। अब फिर यहाँ मैं वहाँ उसका वेव है, शेप और उसका डिजाइन, और कहाँ ई है कहाँ फिर बी है, फिर नहीं बताने जा रहा बेटा, क्योंकि पीछे ऑलरेडी बहुत ही गजब का सब कुछ बना हुआ है ना। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट 8 लेक्चर है ना, पार्ट 8 है। पार्ट 7 उसके पहले ना, उसके पहले यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत ही ज़बरदस्त सब है। तो फिर जब पढ़िए तो बीच में से कोई नहीं, बीच में पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। पार्ट 1 से स्टार्ट करिए, हर चैप्टर पार्ट 1 से स्टार्ट करिए और लास्ट तक जाइए, लास्ट तक जाइए। तो जब लास्ट तक जब जाएंगे यानी कि एक ही पास आपको सब मिलेगा, पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 एक जगह मिल गया होगा। अब इसके बाद में आएगा बीच में जब यह चैप्टर, तो वहाँ केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे। पूरे फिजिक्स P100 फिजिक्स पूरे चैनल में भी यही बात मिलेगी बेटा कि एक चैप्टर एक जगह आपको मिलेगा सब। पूरा चैप्टर पहले पढ़ लिया आपने, अब वो अपना तैयार हो गया। जैसे क्लास में ऑफलाइन में होता है हम लोगों का, ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो पूरा चैप्टर पूरा गजब का तैयार हो जाता है बेटा। हाँ, रही बात क्वेश्चंस की तो साल भर उस चैप्टर का चलता रहता है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन ले लिया, कोई भी चैप्टर लिया, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए दे दिया, उसका पीछे की भूला तो नहीं है इसके लिए। लेकिन उस चैप्टर का बेसिक प्रिपेयर करने के लिए तो चैप्टर को 1 नंबर से शुरू करना है। कहाँ से? 1 नंबर से। तो चैप्टर को 1 नंबर से बेटा शुरू करना है और जाना है लास्ट तक, जितने भी पार्ट उस चैप्टर के हैं वहाँ पर। उसके बाद जब वह चैप्टर फिर दोबारा दिखाई पड़ेगा आपको किसी दूसरे बार। अब ऐसे मान लीजिए कि अब इस समय 100 समथिंग वीडियो नंबर चल रहा होगा, ये वीडियो नंबर शायद हमारे समझ से बेटा 107 या 6 कुछ नियर अबाउट होगा मान लीजिए। तो अब मान लीजिए 200वां नंबर वीडियो का कहीं आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो बस अब क्या हुआ कि एक जगह हमने थ्योरी पढ़ लिया, अब वहाँ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। अभी मान लो कोई एग्जाम हुआ बेटा, उसका पेपर हम सॉल्व करेंगे तो उसका क्वेश्चन नया क्वेश्चन आ जाएगा। ये सब चलता रहेगा, लेकिन प्रिपेयरिंग के लिए एक चैप्टर स्टार्ट करिए, नंबर 1 से लास्ट तक जाइए उसके। ओके, फिलहाल तो जानते हो कि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स कि यह डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यह है C एक्स एक्सिस। तो ये क्या बेटा, ये कौन सी डायरेक्शन होगा, ये कौन सा डायरेक्शन होगा? सपोज दैट कि यह है इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो श्योर हैं आप कि B कहाँ पर होगा? B कहाँ पर होगा? इसके 90 डिग्री पर होगा, श्योर है ना। तो ये B, अब इन दोनों के बीच का जो यह एंगल है कितना है? 90 डिग्री है ना। तो ये दोनों किस डिग्री पर हैं? 90 डिग्री पर। और ये भी कितना है? 90 डिग्री। ये भी कितना है? 90 डिग्री। मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द एनर्जी, यानी जो चाल उसकी है, जो स्पीड उसकी है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रकाश की चाल से चलती है बेटा C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अब क्या है बेटा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों किस दिशा में हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लेकिन दोनों का फेज कहाँ पर है? फेज सेम फेज है। पीछे वीडियो में ज़बरदस्त सिखाया हूँ क्या है,
ना इक्वेशन कैसे बनता है। 1 नंबर बेटा, 2 नंबर, 3 नंबर वीडियो में देखोगे इक्वेशन कैसे बनता है। एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, बी बराबर 0 ना, बी पर कौन होगा, 0 होगा, किस पर होगा, वहाँ बहुत गजब का बताया गया है, तो जरूर पढ़ डालिए उसको। ओके, तो दिस इज द आंसर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन सेम फेज। जाके देखिए पीछे वीडियो में सेम फेज का सेंस क्या है। सेम फेज का मतलब क्या हुआ बेटा कि यहाँ पर कोई भी फेज डिफरेंस डेल्टा फाई का मान क्या हो गया, 0। ओके, यानी कि कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या दिया बेटा, इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय so much its magnetic vector will be। हाँ, अब मैं इस हिसाब से ऑप्शन नहीं बनाऊंगा बेटा, ऑप्शन बनाऊंगा तो लंबा ऑप्शन बन जाएगा। तो आप इसका सीधा आंसर लिखिए कि यदि आपको इलेक्ट्रिक वेक्टर दिया गया है तो इसका मैग्नेटिक वेक्टर क्या होगा। ओके, इलेक्ट्रिक वेक्टर दिया गया है आपको, ठीक, और आपसे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक वेक्टर, तो कैसे सॉल्व करेंगे, निकालिए जल्दी आंसर। हो गया, हाँ हाँ, इसे सॉल्व कर निकालिए, तो मैं दूसरा क्वेश्चन दे दूँ, दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। Which wave uses to study a crystal structures? Number 1, cosmic rays. Number 2, number B option gamma rays. C option UV rays. D option एक्स रेज। मार दीजिए निशान किसी एक पर जो अच्छा लगे। हो गया बेटा, चलिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, द वेव विच uses
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फॉर प्रोपेगेशन, फॉर प्रोपेगेशन। नंबर 1 ग्राउंड वेव, नंबर 2 स्काई वेव, नंबर सी, नंबर बी स्काई वेव होगा बेटा, नंबर सी स्पेस वेव, एंड नंबर डी ऑल, नंबर डी नन, कोई नहीं। हो गया। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपके सामने 3 क्वेश्चन, तीनों का आंसर पे निशान मारिए। हो गया। हो गया बेटा, चलो आंसर आ जाइए। विच वेव यूजेज द स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर? एक्सरे। हाँ, आपका जरूर सही होगा, एक्सरे। इसी को कहते हैं ना बेटा एक्सरेज, ब्रॉक्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन। तो ब्रॉक्स लॉ ऑफ द डिफ्रैक्शन किसके लिए यूज करते हो ना, अभी आएगा। एक्सरे जानते हो कि तुम्हारा चैप्टर है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का चैप्टर है। तो ब्रॉक्स इक्वेशन ना 2d sin थीटा = n लैम्डा जो इक्वेशन आता बेटा, तो वहाँ पर तो वो देखा जाएगा। यानी कि हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रॉक्स इक्वेशन, यानी कि एक्सरे यूज करते हैं बेटा इसके लिए। नेक्स्ट, द वेव हिच यूज द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फॉर द प्रोपेगेशन। तो जानते हो कि ग्राउंड वेव एंटीना टू एंटीना डायरेक्ट। स्काई वेव का प्रोपेगेशन कैसे होता है बेटा? स्काई वेव का प्रोपेगेशन होता है आयनोस्फेरिक लेयर के हेल्प से होता है, रिफ्लेक्शन से होता है। और स्पेस वेव जो आयनोस्फीयर से बाहर चली जाती है, अभी जस्ट लास्ट लेक्चर में हमने उन लोगों ने डिस्कस किया है। तो जो आयनोस्फीयर से बाहर चली जाती है, तो आयनोस्फीयर से बाहर चली जाती है, उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो उसको रिसीवर लगा करके रिसीव करते हैं ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज करते हैं स्पेस वेव प्रोपेगेशन के लिए। तो किस पर निशान मारना था बेटा? स्पेस वेव प्रोपेगेशन, दैट इज द आंसर। आ जाओ, तो 2 नंबर 3 नंबर हो गया। अब आ जाइए नंबर, हाँ, इट्स मैग्नेटिक वेक्टर नंबर 1। नंबर 1, हाँ बेटा। चलिए अब नंबर 1 में क्या है? नंबर 1 में देख रहे हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया हुआ है। जानते हैं कि यहाँ पर ओमेगा टी माइनस के एक्स, के इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट की वैल्यू दिखा रहा है ना, यानी कि के बराबर क्या बता रहा बेटा? 2 पाई अपान लैम्डा, के की वैल्यू है, और ये कितना बता रहा है? 0.01 बता रहा है। माइनस एक्स, माइनस जब यहाँ पे एक्स आता बेटा, तो यानी कि वेव किस दिशा में जा रही है? एक्स एक्सिस पर। तो वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव लिख दीजिए कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो वेव हमारे किधर ट्रेवल कर रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हमारी वेव ट्रेवल कर रही है। ये तो ये हो गया। अच्छा, अब इधर आ जाओ बेटा, क्या है? ये जानते हो कि ई जेड बराबर क्या हुआ? ई जेड बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेव हुआ ना। तो ओमेगा क्या बता रहा है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता रहा है ओमेगा। E0 पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर बता रहा है। तो E0 की वैल्यू है 1.5, क्या यहाँ पर दिया होगा? वोल्ट पर मीटर। तो कितना दिया है? 1.5 वोल्ट पर मीटर दिया बेटा। जानते हो कि B बराबर होता है, B बराबर क्या होता है बेटा? E0/c होता है ना। पीछे सब कुछ पढ़े हुए हैं पीछे ना, तो एकदम सिस्टमेटिक सारे वीडियोस पढ़ते हुए आइएगा ना, सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन।
तो B इक्वल टू क्या हुआ, E नॉट बाई सी. E नॉट बाई सी मीन्स E नॉट मीन्स 1.5 वोल्ट. तो 1.5 अपॉन C, 3 इंटू 10 टू द पावर 8. हाउ मच दिस विल बी, 1.5 2 हो गया, यानी कितना हो जाएगा बेटा, यह हो जाएगा 1.5 है, ये 2 हो गया, 1/2. 1/2 का मतलब क्या होगा बेटा, 1/2 का मतलब 0.5. तो 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 8 क्या, टेस्ला. किस में आ गया अभी, टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा. तो देखिए, तो B बराबर, अब क्या वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, B नॉट. तो B नॉट बराबर क्या हुआ, E नॉट बाई सी. तो E नॉट का मान है 1.5 वोल्ट. 1.5 वोल्ट बाई सी, ये 205 से काट दिया इसको, यहाँ पे आया 2, ऊपर है 1, नीचे है 2, 1/2 का मतलब 0.5. 10 ये ऊपर गया, 10 पावर माइनस 8 टेस्ला. दिस इज द, ओके, हो गया. चलिए, अब सवाल रहा ये कि अब यहाँ पे 4 इक्वेशन दिया रहेगा, उसका 4 इक्वेशन दिया रहेगा बेटा. ये हटा दें, अभी इसकी जरूरत नहीं है बेटा यहाँ पे. तो अब 4 इक्वेशन दिया रहेगा, A B C D, और वहाँ इक्वेशन दिया रहता है ना, और उनमें से आपको देख करके एक पे निशान मारना है. अब आप यह तो श्योर हो गए, क्या श्योर हो गए. अब ये देखो बेटा, यह क्वेश्चन यदि आप पढ़े हुए हैं, अच्छी तरह से तैयार है आपका टॉपिक पूरा, तो ये आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है. आप देख करके मार दोगे, वैसे ही दनादन निशान मार दोगे, फटाफट निशान मार दोगे, कुछ भी नहीं है तब, ठीक है. लेकिन क्या, यदि थोड़ा भी कंफ्यूजन है, यदि आपने ठीक से लेक्चर्स पीछे नहीं पढ़ा बेटा, तो निशान मारते समय गलती कर दोगे, क्योंकि कई चीज़ों पे ध्यान देना है. लेकिन आप P100 फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप लकी हैं कि आप ये चैनल देख रहे हैं, आप लकी हैं कि आप ये पढ़ रहे हैं. आप IIT के स्टूडेंट हो बेटा, या चाहे नीट के स्टूडेंट हो, जम करके सारे अभी पूरा कोर्स आपका वीडियो आज आपके एग्ज़ाम तक, आपके एग्ज़ाम तक, यानी तक मीन्स कि आपका एग्ज़ाम तक मीन्स IIT और नीट दोनों की हम बात कर रहे हैं. तो अभी डेट डिक्लेयर हो चुका है आपके एग्ज़ाम का ना. तो हमारी कोशिश होगी कि आपके एग्ज़ाम तक पूरी 100%, पूरी कोर्स, पूरी फिजिक्स आपके सामने P100 फिजिक्स में हो. और इसके बाद पूरा एक राउंड फॉलो कर दूंगा. उसके बाद केवल और केवल न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे, ऐसे ही जैसे हो रहा है. तो फिर अब कम ऑन द पॉइंट, अब यहाँ आंसर देना है हमको. तो आप ये तो श्योर हो गए कि B नॉट की वैल्यू आपको पता चल गई. कई चीज़ों का ध्यान देना होता है, हमको ये देखना होता है बेटा कि यह इलेक्ट्रिक वेक्टर कहाँ पर है. तो इलेक्ट्रिक वेक्टर Z पर है. तो इलेक्ट्रिक वेक्टर Z पर है, तो यह तो श्योर हो गए हो. अब ऑप्शन कैसे होगा, एक ऑप्शन जो बनेगा बेटा, आपका ऑप्शन ऐसे होगा. पहले लिखा होगा कि BX, यानी किस पर निशान मारना था. सवाल यह है कि किस पर निशान मारना था. तो निशान हमको उस पर मारना था जिस ऑप्शन में ये सारी चीज़ें मिलेंगी. कौन सी सारी चीज़ें, जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ. BX बराबर 0 हाँ लिखा होना अवश्य होना चाहिए. फिर और क्या लिखना होना चाहिए, BZ बराबर 0 अवश्य लिखा होना चाहिए. ये 2 चीज़ें चाहिए. अब इसके बाद तीसरी लाइन, 3 लाइन अवश्य बनेगा. तो 4 ऑप्शन होंगे, सब में 3 लाइन बनेगा, यानी कि 12 लाइन होगी. ऑप्शन में 12 लाइन होगी. 12 लाइन्स विल बी देयर इन द ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन. You have to select which one is the best according to appearing or according to concept. ओके. अब चलिए, तो अब आप श्योर हैं कि जो मैग्नेटिक वेक्टर होगा वह अवश्य ही y डायरेक्शन में होगा. तो अब आप कहेंगे BY बराबर, ओके, क्या कहेंगे आप, B नॉट. तो B नॉट का मान रखेंगे आप, जो भी आया है 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ये मान रखेंगे. अब देखिए, कहा गया है कि सेम फेज में, अभी पिछला क्वेश्चन जस्ट यहाँ से जो पीछे जो क्वेश्चन सब लोग लिए थे, जस्ट जो पीछे वाला क्वेश्चन था, तो वहाँ पर क्या लिखा गया था, सेम फेज. तो सेम फेज का मतलब क्या हुआ बेटा, तो यहाँ पर साइन है तो साइन कॉस है तो कॉस,
तो साइन है तो साइन, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू 0.5 × 10⁻⁸ साइन। अब देखो बेटा, ये जो ना, यह जो साइन कास के आगे का जो ब्रैकेट के अंदर का जो बेटा ये पोर्शन होता है, ये पोर्शन बेटा ना, ये जो पोर्शन होता है बेटा, देखो ये जो पोर्शन यहाँ से ऐसे कर दूँ, ये पोर्शन जो होता है बेटा इतना, इसी को कहते हो फेज। और ऐसे ही ऐसे दो इक्वेशन के बीच में जब निकालते हैं तो डेल्टा फाई, तो कहते हो कि डेल्टा फाई ना, एक का है मान लीजिए फाई 1, दूसरा इक्वेशन ऐसे यदि एक और इक्वेशन होता तो कहते फाई 2, तो मैं कहता कि फिर डिफरेंस क्या है, तब आप कहते डेल्टा फाई बराबर फाई 2 माइनस फाई 1, तो कहते इसको क्या है, फेज डिफरेंस। तो देयरफॉर व्हाट इज नाउ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो बी वाई इज सो मच साइन, और क्या बेटा, हाँ अब साइन। अब देखो आगे क्या है, आगे ब्रैकेट कहा गया कि सेम फेज होता है, तो सेम फेज मीन्स कि यहाँ जो ये वैल्यू है ना एज इट इज होगी, उसी को कहोगे सेम फेज। तो कितनी होगी, चलिए साइन का आगे क्या लिखूंगा अब, 2 × 10⁻16 t माइनस 0.01x। क्लियर, तो दिस इज द फाइनल आंसर। यानी कि जब तीनों लाइन एक साथ मैच करेगी, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूँ कि बी वाई बराबर 0, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ कहूँ तो बी वाई बराबर 0 यहाँ पर करता और यहाँ पर बी एक्स ले देता, तो क्या वह सही होता, नहीं, एब्सोल्यूट रॉन्ग। क्यों, क्योंकि पीछे का कंसेप्ट आप सब कुछ पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिक वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर, क्या इलेक्ट्रिक वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर, क्या इलेक्ट्रिक वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या बोला, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर। अब देखिए पीछे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एवरेज एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है, एवरेज टोटल एनर्जी क्या होती है। हाँ, अब 4 इक्वेशन बन करके बेटा सामने आ जाएगा। अपने आप से पूछिए, क्या आप 100% श्योर हैं? सारी एनर्जी का जो भी फार्मूला जानते हैं सब लिख दीजिए फटाफट। हाँ लिखिए, जल्दी लिखिए सब, यदि ईमानदारी से पीछे पढ़े हुए हैं सब कुछ तो आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा लिखने में। सारी एनर्जी लिखते जाइए, लिखिए जल्दी फटाफट ना। वहाँ पर पॉइंटिंग एनर्जी है, पॉइंटिंग एनर्जी, एवरेज एनर्जी, टोटल एवरेज एनर्जी, टोटल एवरेज एनर्जी, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी, लिखिए सारी एनर्जी। हाँ जल्दी लिखिए, हो गया। तो अब ये सारी चीज़ें बेटा, ये सारी चीज़ें ना, अब मैं अभी लूँगा और भी एपिसोड आगे, तो वहाँ पर मैं बताऊँगा, अभी ऐसे ही क्वेश्चंस कराऊँगा सारी। तो एनर्जी का सारा यहाँ पे अभी ध्यान दीजिए, एनर्जी वाला पूरा का पूरा एपिसोड जाकर फिर से बैक, थोड़ा भी डाउट हो रहा हो तो बैक जाइए पूरा, क्योंकि एनर्जी का पोर्शन जानते हैं बहुत बड़ा है, लंबा है। तो पूरी एनर्जी कैसे मैं प्रूव किया हूँ, कैसे निकाला हूँ, एनर्जी डेंसिटी कहाँ से शुरू हुआ है, इलेक्ट्रिक पार्ट होगा, मैग्नेटिक पार्ट होगा, फिर टोटल होगा, पॉइंटिंग वेक्टर होगा ना, तो इंटेंसिटी होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सब कुछ, जाकर के पीछे बैक जाइए, पूरे वीडियो को इत्मीनान से कायदे से फिर से सब कुछ डिटेल पढ़ डालिए। ठीक, चलिए। तो यहाँ हाँ, हम यहाँ पर आपको बहुत ऑब्जेक्टिव जो भी सिंपल क्वेश्चंस आते बेटा, यहाँ पर हम लोग वो इस पोर्शन को मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा था आपको अभी। ठीक है, तो चलो बेटा, तो यहाँ पर अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना, तो फिलहाल अब लेते हैं। अभी इसके बाद ये था हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्ट 8, और इसके बाद जस्ट अभी आएगा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्ट 9। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्ट 9 आएगा। वहाँ पर अभी कुछ जैसे भी यहाँ पर प्रैक्टिस कराया, तो अभी एक एनर्जी वगैरह जो भी अभी बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो अभी एक पार्ट और लिया जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर हम लोग पूरा इसको यानी कि इस चैप्टर की थ्योरी को द एंड करेंगे। अभी पार्ट 9 में द एंड करेंगे, और इसके बाद स्टार्ट होने जा रहा है, आपको बता चुका हूँ पहले ही, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, बेस्ट ऑफ लक।